सभी का स्वागत है कंपटीशन पिंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये आपकी आज तीसरी नहीं सॉरी माफ़ करिएगा, ये आपकी चौथी पॉलिटिक क्लास होने वाली है और मैंने आपको 3 क्लासेस ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, जिसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस वीडियो का महत्व जानते होंगे कि कितना इंपॉर्टेंस ये रखती है आपके एयरफोर्स, वाई ग्रुप, नेवी, आईसीजी इन सब एग्जाम्स के लिए। तो आप फटाफट कर लीजिए, 4 क्लासेस इसके बाद बचेंगी जिसको मैं बहुत ही जल्दी 2 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा एंड एक मैराथन क्लास लेकर के सभी के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिर मैं जियोग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है। ये शायद मैं पिछली क्लास में करा दिया था, लेकिन चलो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, ये अपना जो इस्तीफा होता है या फिर अपना जो रिजिग्नेशन लेटर होता है वो आपका भारत के राष्ट्रपति को सौंपेगा। किसको सौंपेगा? भारत के राष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो संसद से अगर जज को हटाने की प्रक्रिया जो रहती है उसको रिमूवल या फिर इम्पीचमेंट के नाम से हम जानते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहते हैं आपके, अगर इनके कुछ सर्विस रूल्स के बारे में बात करें, सर्विस रूल्स, तो इनकी एज क्या रहती है सुप्रीम कोर्ट के? इनकी एज रहती है 65 साल। मैक्सिमम एज इनकी रहेगी 65 साल और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 5 साल का। कितना रहेगा? 5 साल का। हाई कोर्ट कितना रहता है? हाई कोर्ट का रहता है 62 साल। ठीक है, उनका भी 5 साल रहेगा आपका। और जो इनके जो हटाने की प्रक्रिया होती है, हटाने की प्रक्रिया यानी कि जो इम्पीचमेंट होता है, इनको विशेष बहुमत से अगर इन पर एक मिसबिहेवियर प्रूव हो जाता है या फिर हिंदी में कहें तो आपका जो कदाचार अगर साबित हो जाता है तो इनको विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत से इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, अगर इनका रिटायरमेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो इनके रिटायरमेंट के बाद ये कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ये कहीं भी किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी जो जो वेतन होता है, इनका वेतन होता है जो, वो कहाँ से दिया जाता है? वो दिया जाता है आपका संचित निधि से। आप एक कमेंट में करके ये बताएं कि संचित निधि हमारे किस आर्टिकल में आता है। मैंने पिछली ही क्लास में शायद आपको बताया है। तो संचित निधि जो है आपका, ये किस आर्टिकल में आता है? इनको इसी से दिया जाता है। 62 नंबर संविधान क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन करने की अंतिम शक्ति किसके पास है? यानी कि जो संविधान की व्याख्या कर सकता है वो कौन करेगा? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, यह शक्ति सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास ही प्राप्त है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है वही हमारे संविधान का अंतिम रक्षक या फिर गार्जियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमारे संविधान का गार्जियन कहा जाता है। एक मिनट, GUARDIAN, ये हमारा गार्जियन कहा जाता है। और इंटरप्रेटर कहा जाता है, गार्जियन एंड इंटरप्रेटर यानी कि व्याख्या करने वाला। तो इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर PRETER। ठीक है, जब कहीं भी कोई भी कानून पर डिस्प्यूट हो जाता है तो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वही इस पर हमारा आकर के एक अंतिम फैसला सुनाता है। जो पार्लियामेंट होती है हमारी, ये निर्माण का कार्य करती है। ये जो कानून होते हैं उनके निर्माण का कार्य करेगी। जो प्रेसिडेंट होगा यह रक्षक नहीं होता, यह संवैधानिक प्रमुख होता है, आपको पता होना चाहिए। और PM तो आपको पता ही है क्या होता है। केशवानंद भारती केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वैसे पूछेगा नहीं जनरली। केशवानंद भारती केस में ये बताया गया था, जो कि 1973 में हुआ था, इसमें ये बताया गया था कि जो आपका जो संविधान का मूल ढांचा है वो चेंज नहीं किया जाएगा और जो आपका संविधान है इसमें इसको मतलब बदला जा सकता है। मेरे कहने का मतलब है जो आपके संविधान की प्रस्तावना है इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन 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 जो उसका मूल ढांचा है वह परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, ये केस जो था ये 1973 में आया था। आपको पता होना चाहिए जो आर्टिकल 13 है हमारे संविधान का, ये क्या बताता है? ये बताता है संसद के जो गलत कानून है, मान लो संसद के पास वह शक्ति है जो गलत कानून अगर आ गए तो उनको निरस्त कर सकती है। संसद गलत कानून हटा सकती है। क्या कर सकती है? संसद गलत कानून हटा सकती है, ऐसा आपका आर्टिकल 13 के अंतर्गत बताया गया है। मौलिक अधिकार का जो रक्षक होता है, रिट्स होती हैं। रिट्स हमारी किसके अंतर्गत आ जाती हैं? वो हमारा आर्टिकल 32, जो सुप्रीम कोर्ट की रिट्स होती हैं, कितनी होती हैं आपको पता होना चाहिए। रिट्स कितनी होती हैं? 5 प्रकार की रिट्स होती हैं और हमारा आर्टिकल 32 के अंतर आ जाता है WRITES, रिट्स,
ऐसा आता है, सिर्फ ई नहीं आता है, रिट्स आ जाता है। जो राष्ट्रपति की सलाह होती है सुप्रीम कोर्ट से, वो आपका आर्टिकल 143 में आता है। मतलब कानूनी सलाह राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानूनी सलाह बाध्यकारी नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए, बाध्यकारी नहीं होती। निम्नलिखित में से किसके पास दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सर्वमान्य उच्च न्यायालय कॉमन हाई कोर्ट स्थापित करने का अधिकार है? तो आप बताएंगे जो आपकी संसद है, इसके पास एक ऐसा अधिकार है जो कि आर्टिकल 231 के अंतर्गत आता है। अब कौन सा अधिकार है? मान लो, एक मिनट, आर्टिकल 231 के अंदर क्या है? अगर मान लो जैसे कोई राज्य है एक्स है और एक वाई है, इसके लिए अलग अलग कोर्ट नहीं बनाना अगर चाहते हैं और इसके लिए कॉमन कोर्ट बनाना, मान लो इसका एक्स वाई का एग्जांपल नहीं लेते हैं, एक्स आपका पंजाब हो गया एंड ये आपका हरियाणा हो गया। हरियाणा, क्या पंजाब हाई कोर्ट आपने कभी सुना है या फिर हरियाणा को हाई कोर्ट सुना है? तो नहीं सुना होगा। आपने चंडीगढ़ हाई कोर्ट सुना होगा, चंडीगढ़। तो इस तरीके जो कॉमन हाई कोर्ट्स हैं वो आपका बना सकता है, संसद बना सकता है, किसी भी राज्य के लिए बना सकता है, किसी भी राज्य के लिए बना सकता है। यहाँ पर लिख लो, आर्टिकल 231 की हम लोग बात कर रहे हैं, आर्टिकल 231 की हम लोग बात कर रहे हैं। और इसमें आपका ये आता है कि कानून बनाकर जो आपकी पार्लियामेंट है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक जॉइंट हाई कोर्ट बना सकती है, या फिर लिख लो यहाँ पर जॉइंट हाई कोर्ट, HIGH, हाई कोर्ट बना सकती है संसद। किसके लिए? फॉर एनी स्टेट, ठीक है। मतलब किसी भी राज्य के लिए, किन्हीं दो राज्यों के लिए संसद जो होगी हमारा वो बना सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट होती है, यहाँ पर फैसले सुने जाते हैं, ये संविधान की रक्षक है। और जो प्रेसिडेंट होता है ये आपका पता ही है आपको क्या होता है, आर्टिकल 52 में आता है, आर्टिकल 52 में आता है, ठीक है। और जो संबंधित राज्यों का राज्यपाल, खैर छोड़ो इनको, इसमें क्या ही आएगा। अब ये समझो, आप जो हाई कोर्ट है हमारा, एक मिनट, हाई कोर्ट भारत में टोटल कितने हैं? तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट आपके वर्तमान में दिए गए हैं। जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें क्या बताया गया था? 1956 में हुआ था। और इसमें यह बताया गया था जो कॉमन हाई कोर्ट है, आपके जो कॉमन हाई कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट एंड, और इसमें मैंने एक चीज आपको बताई थी, कॉमन राज्यपाल होगा, है ना, कॉमन राज्यपाल। तो कॉमन राज्यपाल या फिर गवर्नर राज्यपाल, ये वाले दोनों प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए थे। मैंने इससे पहले आपको शायद यही बताया था कि सिर्फ कॉमन राज्यपाल होगा। तो कॉमन राज्यपाल होने के साथ साथ में दो कोर्ट के लिए या फिर दो राज्यों के लिए एक राज्यपाल और एक हाई कोर्ट दोनों हो सकते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कॉमन हाई कोर्ट कहाँ कहाँ पर है। जब कॉमन हाई कोर्ट कहाँ कहाँ पर है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। आप इतना सब कुछ समझ रहे हैं तो आप ये जरूर समझिए। दिल्ली है आपका, दिल्ली है, एक मिनट, हाँ। तो दिल्ली में कॉमन हाई कोर्ट नहीं, यहाँ पे दिल्ली का हाई कोर्ट है स्वयं का, दिल्ली का हाई कोर्ट स्वयं का है। तो इसको रब करेंगे एंड मेरे साथ यहाँ पर लिखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का, क्या, जम्मू एंड कश्मीर का आपका हो गया एक, तो है ना, जम्मू कश्मीर का हो गया। और मतलब जम्मू देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर है आपका, जम्मू अलग है, कश्मीर के लिए आपका अलग हाई कोर्ट है। तो और आपका पंजाब चंडीगढ़ हो गया, पंजाब एंड चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ नहीं, हरियाणा इन दोनों का चंडीगढ़ है, ठीक है, हरियाणा हो गया। और जो आपका बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट, ये आपका गोवा प्लस महाराष्ट्र दोनों को देखता है, गोवा एंड महाराष्ट्र इन दोनों को देखता है। आपको इतनी चीजें पता होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूटीज हैं, यूटीज के भी हाई कोर्ट्स होते हैं, जी हाँ होते हैं। अगर दिल्ली क्या है आपकी, यूटी ही तो है। तो इनके यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। ये देखो, जब आर्टिकल 370 आया था उससे पहले ये यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन जब आर्टिकल 370 आया, इसका राज्य का जो दर्जा था जम्मू कश्मीर का, वह समाप्त कर दिया गया, राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। इसलिए हम यहाँ पर इसको यहाँ पर नहीं रखेंगे, इसको यूटी में रखेंगे। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर आएगा, दिल्ली आएगा। और दिल्ली के साथ साथ में आपका जो और कौन सा है, बाकी आप देख लेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। भारत के उच्च न्यायालय
की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपकी जो एम फातिमा बीबी हैं, आपकी जो एम फातिमा बीबी हैं, ये सॉरी भारत के उच्च न्यायालय, देखो भैया उच्च न्यायालय है, गलती हो सकती है आपसे भी, तो गलती आपसे भी हो सकती है, इसके लिए आप क्या रहेंगे, सतर्क रहेंगे। आपका जो आंसर होगा ये आपका लीला सेठ होगा। क्वेश्चन बोला है पहली भारतीय महिला कौन थी। अगर आपसे पूछा जाए कि फातिमा बीवी, मैंने आपको फातिमा बीवी बताया ना, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट की पहली जज थी। फातिमा बीबी जो सुप्रीम कोर्ट की पहली जज थी, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली जज थी, जो कि 1989 में बनाई गई थी, आपकी 1989 में बनाई गई थी। और जो ये थी लीला सेठ, ये हमारी हिमाचल हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी, मतलब पहली भारतीय महिला जज, हिमाचल हाई कोर्ट। ठीक है, हिमाचल हाई कोर्ट की पहली वुमेन, वो भी इंडियन, ये जरूर याद रखेंगे, इंडियन। जो अन्ना चांडी थी, ये कौन थी, ये पहली महिला जज थी, जो अन्ना चांडी थी जी, ये अन्ना चांडी जी थी, ये पहली महिला जज थी, पहली महिला जज, केरल हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट से आपका थी। अभी जैसे समझिए जैसे एक सीजीआई है, अभी सीजीआई कौन है, अभी आपका वर्तमान में सीजीआई कौन है, वर्तमान में सीजीआई कौन है आपका, यार अभी इसका नाम मैं देखो दिमाग से निकल गया। वर्तमान में सीजीआई अभी जस्ट भूल गया, आप लोगों को पता होगा, मैं जानता हूँ इतना कुछ हुआ नहीं है। तो आपके जो प्रमुख हैं, इनके बाद में जो सीनियर जज हैं वो हमारी फीमेल हैं। कौन है, फीमेल हैं। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जब रिटायर होंगे तो 2027 में इनका टर्म खत्म हो रहा है। कौन है, इनका नाम नहीं याद आ रहा है, टीका लगाते हैं, शकल भी याद है, सब कुछ याद है, बट नाम याद नहीं आ रहा है। तो 2027 में जब इनका टर्म खत्म होगा तो बीवी नाग रत्ना हो सकता है कि अगली सीजीआई आपको देखने को मिल जाए, या फिर इनको फ्यूचर सीजीआई के नाम से भी हम जान रहे हैं, लेकिन बस आपकी जानकारी के मिलने इसको बता दिया, बट ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला जज अब तक आई है, महिला सीजीआई आई हैं? तो भैया नहीं आई हैं, मुख्य नहीं आई हैं। ठीक है, अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो आपकी जो दलवीर भंडारी हैं, जस्टिस दलवीर, ये आपका जो यहां पर लिखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट, ये वहां पर एक भारतीय जज बने थे आपके। ठीक है, ये भारतीय जज आपके बने थे, आप इसको याद रखेंगे। और बाकी तो बताने को बहुत कुछ है, आगे बता देंगे अगर क्वेश्चन इससे बना तो। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा की शर्तों का निर्धारण कौन करता है? जो एसपीएससी होता है आपका, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी जो कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को कौन डिटरमाइन करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि जो एसपीएससी के अध्यक्ष तथा इनके सदस्यों का चयन कौन करता है, तो राज्यपाल करेगा। तो इनकी जो सेवा तथा शर्तें होंगी उनका निर्धारण कौन करेगा, वो भी आपका राज्यपाल कर रहा होगा। कौन करेगा, राज्यपाल कर रहा होगा। और ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत है, बताएंगे आप, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत है? तो आपका जो आर्टिकल है वो आपका भारतीय संविधान का आर्टिकल 318 है, आर्टिकल 318 के तहत ऐसा दिया गया है। ठीक है, और अगर यही मामला इस केंद्र के स्तर पे चला जाता है तो वहां पर आपका राष्ट्रपति करेगा, मतलब यूपीएससी के लिए वो करेगा, और यूपीपीएससी के लिए, अगर आप यूपी के हैं तो यूपीपीएससी के लिए आपका राज्यपाल करेगा आर्टिकल 318 के तहत। ठीक है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है आपकी, ये रिपोर्ट पर चर्चा कर सकती है, एसपीएससी की। ठीक है, और मुख्यमंत्री का तो इसमें कुछ इतना रोल रहता नहीं है। और जो आपका अब देखो यूपीएससी एंड
एसपीएससी के वर्णन को समझ लेते हैं। जो आपका यूपीएससी है आपका आर्टिकल 315 में आता है, और जो आपका जो एसपीएससी है ये आपका आर्टिकल 323 के तहत आता है। और इसमें किस भाग में इनका वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के पार्ट जो 14 है आपका, भाग 14 है, उसके अंतर्गत इसकी दोनों की चर्चाएं की गई हैं। जो इनका कार्यकाल रहता है, इनका जो टेन्योर रहता है, जो इनका टेन्योर रहता है एसपीएससी वालों का, एसपीएससी, ये रहता है आपका 6 ईयर्स और 62 ईयर्स, ठीक है। और जो यूपीएससी का रहता है, उसमें आपका 6 साल और 65 साल, 6 साल और 65 साल रहता है। नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन इस्तीफा किसको देते हैं ये लोग? अपना राष्ट्रपति का देते हैं। एक मिनट, एसपीएससी 6 ईयर, नियुक्ति इनकी जो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। एसपीएससी की जो नियुक्ति होगी वो राज्यपाल करेगा, और हाँ, ये इस्तीफा भी अपना राज्यपाल को ही देते हैं। मैंने कहा था जो निर्वाचन आयोग के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति तो आपका राज्यपाल करता है, लेकिन वे इस्तीफा अपना किसको देते हैं? वे अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। आप इतनी चीजें याद रखेंगे। चलो, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके आदेश द्वारा हटाया जा सकता है? अच्छा, कुछ कंफ्यूजन हुआ है शायद, सॉरी। यहां पर मैंने कुछ शायद गलती से बता दिया है। जो एसपीएससी होते हैं ना ये वाले, यार कंफ्यूजन हो गया है। ये अपना इस्तीफा शायद एक बार आप कंफर्म कर लेंगे, लेकिन जैसा मुझको लगता है कि जब अपना जो इस्तीफा होता है ये देते तो उनको ही है। अगर खुद से हट रहे हैं तो ये इस्तीफा किसको देंगे? अपना राज्यपाल को ही देंगे। राज्यपाल इस्तीफा किसको देंगे? राज्यपाल को ही देंगे। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया कि इनको हटाना है तो आप उनको हटा रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? राष्ट्रपति ही होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति ही होगा। ठीक है। तो राज्य की लोक सेवा, ठीक है, एकदम सही है। जो गवर्नर होता है, ये आपका गवर्नर, अच्छा, गवर्नर इनकी भूमिका में क्या करता है? निलंबित कर सकता है। जो आपका राज्यपाल होता है ये निलंबित कर सकता है, यानी कि निलंबित करने का क्या, यानी कि सस्पेंड तक कर सकता है, बस सस्पेंड। बाद में फिर से नियुक्ति हो जाएगी, कुछ समय के लिए ये सस्पेंड कर सकता है, लेकिन टोटली रिमूवल नहीं कर सकता है, ठीक है। और जो पार्लियामेंट है आपकी, ये इसमें कोई भी रोल नहीं करती है। मुख्यमंत्री का तो वैसे भी जनती कोई रोल नहीं होता है। जो अगर इनको हटाने का कारण क्या हो सकता है? अगर इन पर मिसबिहेवियर साबित हो जाता है, मिसबिहेवियर या फिर कुछ पागलपन, पागल या फिर दिवालिया, बैंक्रप्सी, पागल हो गए या दिवालिया हो गए, या फिर असमर्थता इनको दिखा दी जाती है, असमर्थ हो गए। ये क्या लिख रहा हूं भाई? असमर्थता। अगर असमर्थ हो गए तब भी इनको हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है इनकी जांच करता है, इनकी जो कदाचार वगैरह हो गया, पागल या दिवालिया होता है, सुप्रीम कोर्ट इनकी क्या करता है? इन सभी मामलों की सुप्रीम कोर्ट जांच करता है। और जो सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह होती है, सुप्रीम कोर्ट जो सलाह होती है वो बाध्यकारी होती है। क्यों बाध्यकारी होती है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये सलाह दे दी कि भैया फलाना राज्य के फलाना राज्यपाल को हटाना है, तो राष्ट्रपति क्या होगा? वो बाध्य होगा उसको मानने के लिए, रिमूवल के लिए। किसके लिए? रिमूवल के लिए बाध्य होगा। आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो, छोड़ो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी उद्घोषणा को संसद द्वारा अपनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है। अपनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है। जो आर्टिकल 360 है, क्या कह रहा है? विद इन व्हाट पीरियड मस्ट अ प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 360 बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 माह। देखो, अगर भारतीय संविधान ने के अनुच्छेद 360 है, यानी कि जो वित्तीय आपातकाल दिया जाए 360 में, जारी उद्घोषणाएं को संसद द्वारा अपनी अवधि में पारित, जो उसके द्वारा जितनी भी उद्घोषणाएं होती हैं उसको क्या करना होता है? संसद को 2 महीने के अंदर पारित करना होता है। 2 महीने के अंदर उसको पारित करना होता है। कैसी बहुमत से? साधारण बहुमत से। कैसी बहुमत से? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत क्या होता है आप बताएंगे? साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से इसको पास करना होता है। जो आपका एक, आप बताइए, जो आपातकाल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? आपातकाल 3 आपातकाल होते हैं, 352, 356 एंड 357।
सॉरी 360। इसमें आपका आ जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। इसमें आपका आता है राज्य, राज्य आपातकाल। और इसमें आपका आता है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ये भारत में एक भी बार नहीं लगा है आपका, ठीक है, और ये तो लगता ही रहता है। और जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आपका कौन से ऐसे दो आर्टिकल हैं जो हनत जो जिनको आपका छीना नहीं जा सकता है? आर्टिकल 20-21 हैं, ऐसे अधिकार हैं आपको ये छीना नहीं जा सकता है। और इसमें क्या बता सकता हूँ, वैसे देखो लगभग मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। तो वित्तीय आपातकाल तो ऐसे एक बार भी नहीं लगा है। और हमारा जो 1991 में जो क्राइसिस आया था उसके समय भी नहीं लगाया था, क्योंकि उस समय पर आपका जो एलपीजी के थ्रू, यानी कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी के थ्रू उसको बचा लिया गया था। अगर बात करते हैं जो आपका आपातकाल है, ये कहां से लिया गया है? ये आपका जर्मनी से लिया गया है। और जो आपका जो ये वित्तीय, अगर सिर्फ वित्तीय आपातकाल की बात करें, सिर्फ और सिर्फ वित्तीय आपातकाल की बात करें, तो ये आपका यूएसए से लिया गया है। ठीक है, और क्या बता सकता हूं बताइए आप, और क्या बता सकता हूं इसको आप बताइए। अगर हाँ देखो, अगर आपका वित्तीय सॉरी अगर आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो इसका जब टर्म पूरा होगा तो क्या, अच्छा ये बताएंगे आप, सीधा क्वेश्चन है कि इसको कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो अनिश्चित काल तक, कुछ फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। बस क्या होगा, संसद में हर बार इसको संसद में नए कानून बना करके इसको एक्सटेंड करते रहना होगा। ठीक है, अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है, और इसको जनरली 1 साल या 6 महीने के लिए इसको हम एक्सटेंड करवा सकते हैं। 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो सिंपल सी बात है, आपका जो फखरुद्दीन अली अहमद जी थे, यही आपके भारत के राष्ट्रपति थे। कब लगा था? 25 जून 1975। इसी दिन को भारत सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस के रूप में हम 25 जून को मना रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फखरुद्दीन अली साहब थे, इन्होंने बहुत जनरली ऐसे फोन कॉल पर ही इन्होंने अपना इसको नेशनल इमरजेंसी को लगाने की घोषणा कर दी थी। जो जैल सिंह थे, यानी जैल सिंह, 1984 में जो आपका जो सिख दंगे हुए थे, सिख दंगे, सिख रिट्स, इसमें इन्होंने क्या किया था, जो एक ऑपरेशन चलाया था ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसको चलाने के लिए यही आपके कहे जाते हैं। और इस समय आपके ये राष्ट्रपति थे, इसी समय आपके ये राष्ट्रपति थे। जो आपका संजीव रेड्डी हैं, ये आपातकाल के बाद वही 1977 के समय अन भारत के जो एकमात्र राष्ट्रपति थे, एकमात्र लिख लेंगे, एकमात्र अनअपोज्ड, यानी कि निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध ये चुने गए थे, अनअपोज्ड राष्ट्रपति आपके बने थे। ठीक है, जो 1975 में जो आपका ये आपातकाल लगा था, किस लिए लगा था? आंतरिक अशांति के लिए लगा था, आंतरिक अशांति। लेकिन क्या इस समय हमारे भारतीय संविधान में क्या आंतरिक अशांति जैसे किसी भी शब्द का, या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस जैसे किसी भी शब्द का उल्लेख है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। क्या कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें जो आंतरिक अशांति है, आंतरिक अशांति है, इसको हटा करके यानी कि इसको खत्म कर दिया गया था, और इसकी जगह पर आर्म्ड रिबेलियन या फिर सशस्त्र विद्रोह लाया गया था। क्या लाया गया था? सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह लाया गया था। अब आप ये बताएंगे कि जो हमारी जो ये क्या बोलते हैं, जो आपातकाल होता है, क्या इसको लगाने के लिए क्या एक फोन कॉल ही सब कुछ रहता है? नहीं, तब ऐसा था, लेकिन इसको इसी संविधान संशोधन के तहत एक लिखित सिफारिश, यानी कि रिटन रिकमेंडेशन जो है, उसको जरूरी कर दिया गया था। ठीक है, यहां पर लिखेंगे लिखित सिफारिश, लिखित सिफारिश, लिखित सिफारिश अनिवार्य, अनिवार्य कर दिया गया था। भारत में कितनी बार लगा है राष्ट्रीय आपातकाल?
राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? कुल मिलाकर के 3 बार लगा है। एक तो आपका लगा था 1962 में, 1971 में, और एक आपका लगा था 1975 में। 1962 में आपका इंडो चाइना वार चल रहा था, इंडो चाइना वार चल रहा था, और 71 के समय आपका इंडो पाक वॉर चल रहा था। और इस समय तो आपको पता ही है, मन हुआ लगा दिया। आपको पता ही है कांग्रेस कितनी आगे रही है हमारे भारत के विकास में, समझ सकते हैं ना आप विकास। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जो 10th शेड्यूल है आपके, जिसमें एंटी डिफेक्शन या फिर दल बदल विरोधी कानून को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो ये जो आपका दल बदल विरोधी कानून आया था, ये कब आया था बताएंगे आप? जो आपका दल बदल विरोधी कानून था, ये जो आपका 52वां संविधान संशोधन है 1985 में हुआ था, ये इसमें आया था। तो 1985 का समय था, इस समय सरकार किसकी थी? इस समय सरकार थी राजीव गांधी की। आपके राजीव गांधी जी जो थे, ये आपके इंडिया के पीएम थे, ठीक है। तो इसमें इस रीति को बदलने की कोशिश की गई, जो आयाराम गयाराम वाली पॉलिसी थी ना, मतलब आज नेता लोग पार्टी बदल लेते थे चंद पैसों के लिए, तो उसी से इसको बदल दिया गया। 42वां यहाँ पर लिखा है, जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको ये आपका जो प्रस्तावना था, जो प्रस्तावना और क्या बोलते हैं, एक जो आपका मौलिक कर्तव्य इसमें ऐड किए गए थे, मौलिक कर्तव्य। और इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। कि एक अहमद फराज ने एक शेर कहा था कि उम्र भर कौन देता है सहारा है फराज, कि जनाजे में भी लोग कंधे बदलते रहते हैं। तो बस इसका कहने का मतलब यही है कि किसी को भी अपनी लाइफ में खुद के ऊपर मत रखिएगा, ठीक है। खुद के ऊपर रखने का मतलब है खुद एक नैर्सिस्ट टाइप के आदमी बनिए, खुद को इतना चाहिए कि कोई ना चाहे। खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करने में इतना जोर लगाइए कि कोई भी दुनिया में ना करता हो, ठीक है। तो चलो आते हैं मुद्दे पर। 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें आपका संपत्ति का अधिकार हटाया गया था। जो आपका संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में, आर्टिकल 31 में इसको हटा करके इसको मूव कर दिया गया 300A में। ये आपका कानूनी अधिकार यहां पर बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो 73वां संविधान संशोधन था, इसमें आपका जो 11वीं अनुसूची है 11वीं अनुसूची है, ये ऐड की गई। इसमें आपका पंचायती राज दिया गया है 11वीं अनुसूची में, पंचायती राज। इसमें कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय हैं। और जो अनुसूची 12 है, इसमें आपका 18 विषय हैं। इसमें आपका नगर पालिका है, नगर पंचायत आप कह सकते हैं, या फिर नगर पालिका इसको आप कह सकते हैं। आप ये बताएंगे कि जो जैसे एक मिनट, हाँ, अगर इसकी बात करें जो 52वां संविधान संशोधन, जो इसके अंतर्गत और भी कुछ बातें आई थी, जैसे जो दल बदल विरोधी कानून में इसकी जो अयोग्यता का निर्णय कौन करेगा? अयोग्यता, लाइक अगर कोई नेता पार्टी बदल करके किसी दूसरी पार्टी में चला गया, तो उसकी जो अयोग्यता होगी, यहां पर लिखेंगे जो अयोग्यता होगी, वो हमारा जो स्पीकर होगा या फिर चेयरमैन लिख लो, चेयरमैन होगा वो करेगा। सदन का जो अध्यक्ष होता है वो करता है। जो हमारी न्यायिक समीक्षा है, खैर ये एक एक्स्ट्रा, ये आई थिंक आपको बताने वाला तो नहीं है, क्योंकि एक केस हुआ था 1992 में, 1992 में केस हुआ था। अब इसको ओरली सुन लो बस, या फिर चलो लिख ही देता हूं। किहोटो क्या पता पूछ लिया जाए, होलोसन नहीं पूछा जाएगा, ये एसआई लेवल का है होलोसन, लेकिन मैं लिखे दे रहा हूं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि स्पीकर के फैसले का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू क्या है? न्यायिक समीक्षा है। न्यायिक समीक्षा किस आर्टिकल में आता है? आप प्लीज इसको हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो जैसे आपको कोई मनोनीत सदस्य है, मान लो मनोनीत, इनके लिए भी तो प्रावधान होना चाहिए। हर निर्वाचित, क्या सारे नियम निर्वाचित के लिए आएंगे? नहीं। जो मनोनीत सदस्य हैं, अगर ये जो जैसे आपका कोई मनोनीत सदस्य है, अगर ये 6 माह के भीतर कोई पार्टी ज्वाइन करता है, 6 माह के भीतर कोई पार्टी अन्य पार्टी ज्वाइन कर लेता है, या फिर कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो उसको क्या घोषित कर दिया जाएगा? अयोग्य घोषित किया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है?
हु अमंग द फॉलोइंग विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, जी हाँ बिल्कुल लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी आपके बिल्कुल ले लेते हैं, बिल्कुल सही है, मतलब गलत है ना। और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल ये भी लेते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बचा एक आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका है, ये राज्य विधान परिषद के सदस्य। जो विधान परिषद, मैंने आपको पिछली क्लास में एक ट्रिक बताई थी, कुम्बैट। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो आपके 6 ऐसे राज्य हैं, 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपका द्विसदनीय व्यवस्था दी गई है। द्विसदनीय व्यवस्था दी गई है। के से कर्नाटक होगा, यू से आपका क्या होगा, कि यू से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, एम से महाराष्ट्र हो जाएगा, बी से आपका क्या होगा, बांग्लादेश होगा, या एम से, या फिर ए से होगा, ए से आंध्र प्रदेश होगा, टी से तेलंगाना होगा। आप बी से बताएंगे कि क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में कुछ तो बता दो। इतनी चीजें कह रहा हूं, मुझे पता है कोई भी देख रहा होगा, यहां तक कोई आया होगा तो नहीं बताएगा वो, इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि प्लीज 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 भैया बता देना, ठीक है। चलो, तो तो ये जो आपके जो निर्वाचित जो मनोनीत सदस्य रहते हैं, सॉरी जो आपके राज्य विधानसभा के जो सदस्य, विधान परिषद के जो सदस्य रहते हैं, ये आपका वोट नहीं देते हैं। तो राष्ट्रपति का ये सब निर्वाचक मंडल के अंतर्गत आते हैं ना, ये सब क्या है? निर्वाचक मंडल, यानी कि आर्टिकल 54 के तहत आते हैं ये। इसमें क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिया गया है। निर्वाचक मंडल किसके तहत दिया है? आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिया गया है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं या फिर नॉमिनेटेड होते हैं, यहां पे लिखेंगे नॉमिनेटेड। ये क्या होता है? ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको तो राष्ट्रपति ही नॉमिनेटेड करता है। तो इसमें पक्षपात होने का थोड़ा सा, इसमें क्या होता है, थोड़ा पक्षपात हो जाने का एक कहीं ना कहीं डर बना रहता है। इसीलिए नॉमिनेटेड सदस्य जितने भी रहते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स जितने भी रहते हैं, ये आपका अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। ये अपना वोट नहीं डाल सकते हैं। लेकिन कुछ अपवाद ऐसे भी हैं, जैसे यूटी हो गया, अपवाद नहीं मतलब यूटीज का वोट, जो आपका दिल्ली है एंड पुडुचेरी है, इसके जो विधायक हैं, सिर्फ इन्हीं के विधायक ये अपना वोट डाल सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि आपका एक संविधान संशोधन हुआ था, 70वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। तो इसके तहत इनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत इनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। जो महाभियोग है, महाभियोग यहां पर लिखो, महाभियोग, ये राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 61 में आता है। ये तो आप जानते हैं क्या है। आप ये तो मतलब जो आर्टिकल 61 है, इसके अंतर्गत आपको मतलब क्या बोलते हैं यार, जो आपका महाभियोग है ये तो आता है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज राष्ट्रपति को हटाने के समय आपका महाभियोग अगर लगा हो, तो क्या जो मनोनीत सदस्य होते हैं, क्या वो वोट डालते हैं? क्या वो वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो जी हाँ, अगर इंपीचमेंट चल रहा है राष्ट्रपति पर और उस समय वोटिंग जैसी प्रक्रिया आ गई, तो उस समय आपका जो नॉमिनेटेड होंगे, नॉमिनेटेड, ये आपका वोट डाल देंगे। लेकिन जो राज्य के हैं, राज्य के जो आप क्या बोलते हैं, सांसद लोग, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए लोग हैं, ये अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। ये बहुत ही डीप फैक्ट है, आप प्लीज इसको याद रखिएगा, ठीक है। जनरली कोई बताता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या दिया गया है? मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं? तो बताएंगे कि इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड। एक मिनट, जो आपका एक क्वेश्चन यहां पर है जिसे विवाद की स्थिति आ जाती है, जैसे आपका जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति निर्वाचन में, यहां पर लिखेंगे राष्ट्रपति चुनाव में जो विवाद है, अगर विवाद आ गया, विवाद, तो इसका निपटारा आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट करेगा, याद रखिएगा। मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो इसमें जो संविधान के किस भाग में जोड़े गए, तो आपका जो 4A है, आपको याद होना चाहिए, जिसमें ए लगा हुआ होता है उसको ऐड किया जाता है। ए फॉर ऐड, वो किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत ऐड किए जाते हैं। तो इसका 42वां संविधान संशोधन 1976 था।
1976 था, इसके तहत ही जोड़ा गया था। पार्ट 3 में क्या है, इसमें आपके मौलिक अधिकार बताए गए हैं। इसमें आपका मौलिक अधिकार बताए गए हैं। क्या बताया गया है? मौलिक अधिकार बताया गया है। जो आपका पार्ट 4 है, इसमें आपका डीपीएसपी बताया गया है, डीपीएसपी बताया गया है। और पार्ट 5 में आपका संघ बताया गया है, यानी कि यूनियन बताया गया है। इसमें आपका यूनियन बताया गया है। अगर बात करें इसकी, तो ये आपका कहां से लिया गया है? यूएसएसआर यानी कि रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यूएसएसआर रूस से लिया गया है। अगर जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये किस आर्टिकल में आते हैं? तो इनका जो आर्टिकल है वो 51A है। ए फॉर एड ऑन, यानी कि ऐड किया गया है। इनकी जो प्रकृति है, ये नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल है। अगर 1976 में जब आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इस समय आपका टोटल 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 ड्यूटीज आपकी एड ऑन की गई थी, ड्यूटीज आपका एड ऑन की गई थी। लेकिन एक समिति आई थी, सरदार, बता चुका हूं वैसे, लेकिन फिर से सुन लो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसका संबंध किससे है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज से है। सिंह समिति यार, इसने सिफारिश की थी 8 को ऐड करने की, लेकिन ऐड कितनी की गई थी? 10। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में आपकी 11 देखने को मिल जाएंगी। चलो, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। कितने हैं? 11 आपके मूल कर्तव्य देखने को मिल जाएंगे। मूल रूप से कितने थे? 2000 सॉरी मूल रूप से आप कितने थे? 8। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था कि 8 आपको ऐड करना चाहिए, लेकिन जो आपकी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उसने 11 किए थे, 10 किए थे। और 11वां आपका ये 2002 में किया गया था। ये आपका 2002 में आपका ये ऐड कर दिया गया था, जिससे जो इनकी संख्या थी वो 11 हो गई थी, मतलब 11 हो गई थी। और जो 10 अगर आप कहेंगे तो ये 1976 में, अभी पीछे ही बताया मैंने आपको। जो 12 है, ये संविधान की जो अनुसूचियां हैं आपकी, ये आपकी जो, एक मिनट में, कितने मूल कर्तव्य, ये मूल कर्तव्य नहीं, ये अनुसूचियों की संख्या दी गई है, 12 अनुसूचियां हैं। जो आपका 11वां कर्तव्य है, 11th यहां पर लिखेंगे, वो आपका एक मिनट, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 2002 में जो शिक्षा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन देने का अधिकार, यानी जो उनको जो अवसर देना चाहिए, ये किसके अंतर्गत आता है? ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। आपको ये पता होना चाहिए। अगर पहले कर्तव्य की बात करें, क्योंकि पूछा जा सकता है, पहला कर्तव्य देखो, अभी इसके बाद अभी आपकी 4 क्लासेस और रहेंगी तो उसमें कवर हो जाएगा। पहला कर्तव्य है आपका राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत का सम्मान करना। ये आपका पहला आपका कर्तव्य है। ठीक है। 1999 का समय था, 1999 का। इस समय पर आपकी एक समिति का गठन हुआ, जिसको हम वर्मा समिति के नाम से जानते हैं। इसको यूपी पुलिस वाले जो कांस्टेबल वाले हैं वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें वर्मा समिति का गठन हुआ और इस समिति ने क्या बताया? इस समिति ये बताया, जो मूल कर्तव्य हैं आपके, इनको कानूनी रूप से लागू करने के लिए एक पहचान दी थी। मतलब उसने ये सिफारिश की थी कि जितने भी मूल कर्तव्य हैं इसको कानूनी रूप दिया जाना चाहिए। इससे पहले क्या था कि अगर आप इनको पालन नहीं करते हैं तो आप पर कोई भी बंधेज नहीं था, लेकिन अब आपको यह है कि पालन करना ही होगा। लेकिन इसमें पहला कर्तव्य है, एग्जाम्पल पहला कर्तव्य का उठा लो, राष्ट्रगान का अगर आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो आपको सजा हो सकती है, अकॉर्डिंग टू बीएनएस। ठीक है। और इसका जो श्रेय जाता है वो आपका वर्मा समिति को ही जाता है। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपका कितना होना चाहिए? तो बच्चों वाला सवाल है, 3:2। अगर आप एक भारतीय हैं तो आपको इतनी चीजें पता होनी ही चाहिए। ठीक है, आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए। लेकिन आपसे कभी कभी जो अगर डीप क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको ये पूछ सकता है कि जो लंबाई है, जो लेंथ है एंड जो विड्थ है, इसका जो रेशियो रहता है 3:2 तो रहता है, लेकिन जो लेंथ है वो विड्थ का कितना रहती है? विड्थ का कितना रहती है? तो 1.5 टाइम्स रहती है। ठीक है, 1.5
5 टाइम्स रहती है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दिया गया है 2:3। ये आपकी चौड़ाई अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो चौड़ाई और लंबाई का रेशियो है। यहाँ पर क्या पूछा है? लंबाई और चौड़ाई का रेशियो। तो आपको घुमाने के लिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आप इसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तभी अपना लगाएंगे। आपका जो फ्लैग है ये आपका अपनाया कब गया था? अपनाया कब गया था? ये आपका 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा ये आपका अपनाया गया था। और इसके बीच में जो आपका एक मिनट बच्चों वाली चीजें हैं लिख देता हूं। अशोक चक्र है और इसका रंग भैया ब्लू है और इसमें आपकी कुल 24 तीलियां हैं। इसका नेवी ब्लू आपका कलर होता है। जो फ्लैग कोड है FLAG फ्लैग कोड, यानी कि जो भारतीय ध्वज संहिता अगर हिंदी में लिखें, भारतीय ध्वज संहिता, ये कब से आपकी चालू हुई? तो ये आपका 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 2002। आपका एक साउथ में एक स्कूल पड़ता है, वहां पर एक केस हुआ था। छोड़ो यार, केस वेस बताने का कोई मतलब नहीं है। तभी से परमानेंट कर दिया गया था कि इसको गाना ही चाहिए। तब उससे पहले ये था कि ये आपका अधिकार है कि आप गाएं या ना गाएं, लेकिन वहां से आपका एक केस था जो कि क्रिश्चियन स्कूल था। खैर छोड़ो, उसको अभी इतना डीप में नहीं जाना है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल एम्बलम है, वो आपका कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को आपका अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। जिस दिन भारत का संविधान जो था वो पूर्ण रूप से लागू हो गया था, उसी दिन हम गणतंत्र हो गए थे और उसी दिन हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या हुआ था? अपना लिया गया था। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950, उसी दिन हम क्या बन गए? गणतंत्र बन गए, यानी कि रिपब्लिक बन गए। उसी दिन हम क्या बन गए? रिपब्लिक बन गए। PUB कैसे लिखा जाएगा? बी ऐसे, सॉरी, हाँ, रिपब्लिक बन गए। और इसी दिन आपका जो नेशनल एम्बलम है वो आपका अडॉप्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया? आपका नेशनल एम्बलम अडॉप्ट कर लिया गया। 24 जनवरी 1950, इस दिन आपका राष्ट्रगान, जो एक मिनट, हाँ ठीक है, जो आपका राष्ट्रगान था, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत, ये आपका अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को आपका फ्लैग अपनाया गया था। अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये जो आपका अगर बात करें नेशनल एम्बलम की, नेशनल एम्बलम, जो अशोक का स्तंभ है, अशोक का जो एक स्तंभ है, शिलालेख है, जो कि सारनाथ में है। शिलालेख मतलब स्तंभ शिलालेख है आपका, और ये आपका कहां पर है? सारनाथ में है। सारनाथ कहाँ है? तो सारनाथ वाराणसी में है। तो सारनाथ के स्तंभ लेख से इसका आपका ये लिया गया है, स्तंभ लेख, यहां से इसको लिया गया है। इसमें आपका 4 एशियाई शेर बने हुए हैं, 4 एशियाई शेर बने हुए हैं, और जो कि एक दूसरे को पीठ जोड़ करके एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की ओर नहीं, एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं, ठीक है। देखने में कितने दिखते हैं? विजिबल कितने रहते हैं? देखने में 3 ही विजिबल रहते हैं। और जो उपनिषद, एक अगर इसका उपनिषद कनेक्शन कुछ माने, जैसे इसके नीचे नेशनल एम्बलम के नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो घोड़े और आपका सत्यमेव जयते लिखा रहता है। ये सत्यमेव जयते आपका कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो इसको लिया गया है भैया मुंडको उपनिषद से। मुंडको, इसको मुंडको उपनिषद से लिया गया है, आप याद रखेंगे इसको। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली लिया गया है, सिंपल सी बात है। एकल नागरिकता लिया गया है, और जो मूल अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या इनको यहां से लिया गया है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूल अधिकार आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूल अधिकार आपका यूएसए से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए गए। यहाँ पर आपका जो बिल ऑफ राइट्स आया था, अधिकारों का जो घोषणा पत्र आया था, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स की कहानी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए हम इस पर नहीं जाएंगे। बाकी हम आगे की ओर चलेंगे। जैसे आपको जो एक ABC ये ऑप्शन सारे दिए गए हैं, इसका संबंध कहां से है? इसको हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ
मतलब इसको सिर्फ ये रूल ऑफ लॉ है। और रूल ऑफ लॉ हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, और जो संसदीय प्रणाली हो गई, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ये आपका यूके से लिए गए हैं, यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं, या फिर कहें तो ब्रिटेन से लिए गए हैं। आपका डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और जो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? संविधान संशोधन का जो आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल 368 है, और इसको साउथ अफ्रीका से लिया गया है। साउथ अफ्रीका कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो आपातकाल आपका जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी का जो संविधान है, इसको हम कौन सा संविधान कहते हैं? इसको हम वाइमर संविधान के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम जानते हैं। जो समवर्ती सूची है आपकी, कंकरेंट लिस्ट है, ये भी लिख लो। जो आपकी समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया से, सही है, ऑस्ट्रेलिया से आपका ये लिया गया है। तो आप इतनी चीजें काफी अच्छे से याद रखेंगे। बाकी आपका चीजें अभी आ जाएंगी आगे। इनमें से किस देश का अलिखित संविधान, मतलब अलिखित संविधान है? तो आपको पता होना चाहिए यूके का है। क्या यहाँ पर सारी चीजें अलिखित हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन का जो संविधान है ये एक मतलब डॉक्यूमेंट टाइप में संकलित नहीं है। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर आपको जो एक लिखित संविधान के रूप में आपका पाया जाता है, इसको नारायण बिहारी क्या बोलते हैं यार, नाम इतना ज्यादा भूलता हूँ मैं, नारायण बिहारी रायजादा जी ने लिखा था इसको, बसंत कृष्ण वैद्य ने इसको हिंदी में लिखा था। तो वहां पर लिखा नहीं गया है लिखित भी है, लेकिन ज्यादातर क्या है वो अलिखित है। लिखित संविधान है यूके का भी है, लेकिन ज्यादातर भाग क्या है, अलिखित है। क्यों है? वहां पर परंपरा के हिसाब से चीजें बनती चली आई हैं। मान लो आपके दादाजी ने एक रूल सेट करके, आपके दादाजी एक रूल सेट करके गए, और वही आपके पिताजी ने माना, वही आपने माना, वही आपके बच्चे माने, और इसको जा करके आगे एक कानूनी रूप दे दिया जाए, तो आपका जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक रूल चला आ रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका एक वहां का रूल कहलाएगा। तो आपका जो यूके है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। मतलब अगर इसकी अगर कुछ परिभाषिक बात करें, जैसे ऐतिहासिक परंपराएं हो गई, और जो अदालती फैसले होते हैं, और जो संसद के कानून होते हैं, उनको मिला जुला करके एक ओवरऑल व्यू दे दिया जाता है, इसको ही संकलित कर लिया जाता है। यही आपका हो जाता है। जो यूएसए है आपका, ये दुनिया का पहला लिखित संविधान था। दुनिया का पहला लिखित संविधान। ठीक है। और जो इंडिया है, आपको पता ही है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा, सबसे लंबा तथा बड़ा लिखित संविधान है। जो संसद की सर्वोच्चता है, ये कहां से ली गई है? संसद सुप्रीम होगा, ये कहां से ली गई? ये आपका यूके से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यूके से लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम भी आपका यूके से लिया गया है। तो नहीं, संसद की सर्वोच्चता यूके से ली गई है, ठीक है, लेकिन संसद जो सुप्रीम है, मेन कहां माना जाता है? इसको यूके में ही सुप्रीम माना जाता है। ठीक है, यहां से प्रेरित तो है, इतना आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन भारत में जो संसद है सुप्रीम है उसके संविधान के बाद। तो अगर ये आपका यूके में है, यूके में सुप्रीम है। अगर इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया की, तो इंडिया में आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपका भारतीय संविधान में देखने को मिलती है, यानी कि लचीलापन देखने को मिलता है, लचीलापन देखने को मिलता है। जो आपका अलिखित संविधान जो है वो मतलब बहुत लचीले होते हैं, और भारत का जो संविधान है वो एक टाइप का लचीला, मतलब क्या कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान जो है कठोर तथा लचीलेपन का मिश्रण है। आप इतना कह सकते हैं, लचीलापन प्लस कठोर, ये दोनों का, कठोर भी है और लचीला भी है आपका, इतना आप कह सकते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी भी है और टाइटनेस भी है इतना कह सकते हैं आप। और अगर जैसे यूके के अलावा कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां का संविधान अलिखित है, कहाँ कहाँ का है? तो आप एक दो बहुत ही अभी तो ट्रेंडिंग में ही एक चल रहा है, जिसको हम इजराइल के नाम से जानते हैं। अलिखित, यहां पर लिखेंगे अलिखित संविधान, अलिखित संविधान। यहां पर जो आपका एक संविधान है, एक तो आपका इजराइल हो गया,
और यूएस हो गया, है ना, इजराइल हो गया, यूएस का तो लिखित है यार, यूके हो गया, एंड आपका न्यूजीलैंड हो गया। कि क्या हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। यहाँ कर आपके जितने भी संविधान है आपके अलिखित संविधान है। तो मैग्ना कार्टा आपने कभी ना कभी सुना होगा, मैग्ना कार्टा, इसको कहते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। ये कहां पर आया था, 1215 में आपका जो राजा जेम्स था तो उसने इसको लाया था अपने प्रजा के लिए, ठीक है। ये आपका अलिखित संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, यूके का अलिखित संविधान का, यूके यहाँ का ये सबसे बड़ा स्रोत है। भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसको 1946 का जो कैबिनेट मिशन था, यहाँ पर लिखें, ये जो आपका 1946 का कैबिनेट मिशन था, इसके अलावा आप ऑप्शंस पे नजर डालेंगे, जो आपका क्रिप्स मिशन है ये कब आया था, ये आपका 1942 में आया था, 1942 में आया था। इसमें ये कहा गया था कि हमारा अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय हमारा साथ देंगे तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मतलब हम जो संविधान सभा होगी हम इसको हम बनवाएंगे, इसमें भारतीय ही होंगे और इसको मतलब भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। लेकिन इसको गांधी जी ने क्या कहकर इसको खारिज कर दिया गया था, इसको गांधी जी द्वारा क्या कहा गया था, लिखेंगे, गांधी जी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था, उत्तर दिनांकित चेक, हिंदी में कहें या फिर इंग्लिश में ही लिख लो, पोस्ट डेटेड चेक कह के इसको खारिज कर दिया गया था। अगस्त ऑफर आपका आया था 1940 में, 1940 में आपका ये आया था। चलो अब वेबल योजना तो आप बता ही सकते हैं कब आया था, कब आया था, कमेंट बॉक्स में आपके मैं इससे उम्मीद करूंगा। कैबिनेट में सर आपका 1946 में आया था, वेबल 1945 में आया था यार, 1945 में आया था आपका ये। और इसमें क्या बता सकते हैं बताओ, और इसमें हम आपको क्या बता सकते हैं, तो कैबिनेट मिशन के बारे में जानो, इसको भेजा गया था और इसी के तहत आपका चुनाव हुए थे, संविधान सभा के चुनाव हुए थे। चलो संविधान सभा के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। आपका संविधान सभा में कुल कितनी सीटें थी या फिर कुल कितने सदस्य थे, संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या थी 389, ये विभाजन के पहले की है, 389 थे, जो कि विभाजन के बाद कितने हो गए थे, 284 हो गए थे, बाकी सब पाकिस्तान चले गए थे। कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए थे। आपको इतनी चीज तो पता होनी ही चाहिए। और जो कैबिनेट मिशन था इसी के बारे में जानकारी लेते हैं, इसमें सदस्य कितने थे, इसमें सदस्य कैबिनेट मिशन में, यहाँ पर संविधान सभा के सदस्यों की बात करी है और यहाँ पर कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, इनमें आपके 3 मंत्री थे। कौन कौन थे, 3 मंत्री थे। उसमें वो कहाँ के मंत्री थे, यूके के ही होंगे, आपको पता ही होना चाहिए, पैथिक लॉरेंस और एक मिनट यार, नहीं तो इसमें नहीं थे आपके, इसमें नहीं थे, क्रिप्स, ये तो क्रिप्स के थे। कंफ्यूजन। अरे यार नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, सही है। इसके जो सदस्य थे इनमें 3 सदस्य थे आपके, एक तो आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गया, ये आपका इसका अध्यक्ष था, ये क्रिप्स जो था इसका अध्यक्ष था, लेकिन इसमें भी आया था स्टेफोर्ड क्रिप्स लिख गया है, क्रिप्स हो जाएगा। और एवी एलेक्जेंडर एंड आपका पैथिक लॉरेंस जो इसका अध्यक्ष था, यही आपका अध्यक्ष था, जो आपका पैथिक लॉरेंस था यही आपका अध्यक्ष था। मैंने आपको बताया जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, आपकी जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी, ये आपका हुई थी 1946 9 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। ये क्या हुई यहाँ पे है, हाँ। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था, बहुत ही आसान है, मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि जो हमारे BN राव थे इनका पूरा नाम था सर बेनेगल नरसिंह राव, यानी कि जो आपके कहाँ गए, ये रहे आपके सर बेनेगल नरसिंह राव, BN राव के नाम से हम इनको जानते हैं। इन्होंने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया था, करीब 60 देशों का अध्ययन किया था,
कितने देशों का क्या बोलते हैं 60 देशों का अध्ययन करके ड्राफ्ट तैयार किया था। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ड्राफ्ट किया था, और इसी मतलब इनिशियल ड्राफ्ट और ड्राफ्ट समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे वो B.R. अम्बेडकर साहब थे। इन्होंने कच्चा ड्राफ्ट किया गया था, जिसको भारतीय संविधान का पहला कच्चा ड्राफ्ट मानते हैं, और जिसको खारिज कर दिया गया था, नहीं माना गया था। ठीक है, इसको नहीं माना गया था, आप इतना याद रखेंगे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष आपके B.R. अम्बेडकर जी थे, मैं आपको बता चुका हूं, और जो आपके राजेंद्र प्रसाद हैं, ये संवैधानिक सलाहकार, ये आपके स्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, या फिर स्थायी अध्यक्ष के नाम से इनको हम जानते हैं। ICJ, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो सर बेनेगल राव थे, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में एक पहले भारतीय बने थे जो कि जज बने थे वहां पर। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें तो आप 1935 में एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम, इसी के तहत 1937 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, भारत से अलग कर दिया गया था, जिसमें म्यांमार, ठीक है, और म्यांमार अलग कर दिया गया था। और हाँ, ये जो आपके BN राव साहब हैं, इन्होंने बर्मा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, लिखो, संविधान सभा के उपाध्यक्ष, इसके जो उपाध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष आपके कौन थे, तो यार कितना भूलता हूँ भाई, HC मुखर्जी। हाँ, HC मुखर्जी थे आपके। सचिव कौन था, यहाँ पर लिखो, तो सचिव आपके HVR अयंगर साहब थे। आपको इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लेफ्ट द मोस्ट प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत शासन अधिनियम, सिंपल सी बात है, तो यही आपका हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सबसे ज्यादा पार्ट है भारतीय संविधान में, जो स्रोत की बात करें आपको, यही सबसे बड़ा स्रोत है। 60 से 70% का हिस्सा जो था यहाँ से लिया गया है। इसमें भारत में अच्छा ये बताइए, भारतीय संविधान में मूलतः कितने कॉन्स्टिट्यूशन थे, आर्टिकल्स थे, मूल आर्टिकल आपके कितने थे, वो आपके 395 थे, जिसमें से 250 से ज्यादा या फिर 250 से ज्यादा आर्टिकल आपके किससे लिए गए थे, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, करीब भारत, एक मिनट लिख लेता हूं, भारत शासन अधिनियम आया था, इससे आपका ये लिया गया था। करीब ये आपका 60% होता है, 60% होता है, आप इसको निकाल सकते हैं। और जो ब्रिटिश संविधान हो गया, अमेरिकी संविधान हो गया, आयरलैंड का संविधान हो गया, ये सब क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कुछ विशेषताएं ली गई थी, लेकिन जो पूरा ब्लूप्रिंट बनाया गया था वो आपका 1935 के एक्ट के द्वारा ही बनाया गया था। आपको बहुत अच्छे से चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन क्या होता है, ये जो एक्ट आया था आपका 1935, आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले भारत में द्वैध शासन चल रहा था। क्या चल रहा था, द्वैध शासन चल रहा था। तो इसी के आते ही भारत में डायरकी खत्म हो गई, या फिर कहें तो द्वैध शासन समाप्त हो गया, और यहाँ पर प्रांतीय शासन स्टार्ट हुआ। इसी के तहत आपका RBI की स्थापना हुई, इसी के तहत आपका राज्यपाल के पद की स्थापना हुई, इसी के तहत आपका बर्मा भारत से अलग हुआ 1937 में। ठीक है, और इसी के तहत आपका न्यायपालिका की शक्ति बढ़ाई गई, इसे लोक सेवा आयोग लाया गया, इसी के तहत आपका जो फेडरल स्कीम है वो सब लाई गई। तो बहुत हिस्सा, इसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे संविधान का 1935 से प्रेरित है। ठीक है, भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ की बात जहां पर चले वहां पर अब जवाहरलाल नेहरू लगाते हैं, क्योंकि संघ के प्राइम मिनिस्टर थे, ये क्या थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, इसीलिए इनको हम यहाँ पर लगाते हैं। जहां भी संघ आ जाए, संघीय आ जाए, संघ शक्ति समिति आ जाए, या फिर संघ संविधान समिति आ जाए, लिख लो संघ संविधान समिति। जहां पर भी संघ वगैरह आ जाए तो वहां पर हमेशा जवाहरलाल नेहरू लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे PM थे, तो संघ की चीजें इनके ही पास होंगी। पटेल साहब क्या थे, ये प्रांतीय संविधान समिति थे, तो ये गृह मंत्री थे ना हमारे, तो प्रांतीय
संविधान समिति 563 रियासतों को जोड़ने का श्रेय हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, और इन्हीं की वजह से स्टैचू ऑफ यूनिटी और एकता दिवस के रूप में हम इनके बर्थडे को मनाते हैं। ठीक है, और बी आर अम्बेडकर तो मैं बता ही चुका प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जो आपके कृपलानी साहब थे, जेबी कृपलानी साहब, ये मौलिक अधिकार की उप समिति, मौलिक अधिकार की उप समिति जो थी, ये उसके अध्यक्ष थे। बात कर लेते हैं आपका जो संचालन समिति है, संचालन समिति, और आपका जो स्टेट कमेटी है, STATE, यानी कि राज्यों की जो समिति थी, आपकी जो स्टेट कमेटी है, और जो माइनॉरिटीज है, जो माइनॉरिटीज की जो समिति है, और जो अन्य बड़ी समितियां थी, अन्य बड़ी समितियां कितनी थी बताता हूं अभी। संचालन समिति इसको हम स्टीयरिंग कहते हैं, स्टीयर करना, देखरेख करना, देखना। स्टीयर मीन्स होता है घूरना, वैसे स्टीयर करना। तो आपका ये क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका इसके हो जाएंगे। जो राज्यों की समिति थी, इसके आपका जवाहरलाल नेहरू हो गई, जवाहरलाल, कुछ अपवाद भी हैं ट्रिकों के, तो उनको याद रखना, जवाहरलाल नेहरू हो गए। और जो माइनॉरिटीज थे, इसके थे आपके HC मुखर्जी आपका थे। बड़ी कितनी समितियां थी आप ये बताएंगे। जो टोटल 8 बड़ी समितियां हमारे भारतीय संविधान में थी। ठीक है, चलो शेरों, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, और कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपनी इस वीडियो से आपको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्यार दिखाइए यार, है ना, क्योंकि हम आपके प्यार के ही भूखे हैं, और बाकी कुछ नहीं चाहिए आपको, बस ये आपका एक सब्सक्राइब एंड आपका सपोर्ट चाहिए। एंड देखना, फिर बहुत बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करूंगा, और एक अच्छे सोसाइटी का भी हम लोग मिल करके साथ में हम लोग स्थापना उसकी करेंगे, इसके साथ में एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। तो नोट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, और आपको मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।